नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने विकारी शब्द क्रिया का कर्म के आधार पर तथा अर्थ की पूर्णता के आधार पर अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम प्रयोग संरचना तथा काल के आधार पर क्रिया के भेदों का अध्ययन करेंगे। साथियों, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। अगर बात की जाए अकेले प्रयोग की, तो अकेले प्रयोग के आधार पर 3 भेद हैं: सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। इसके अलावा संरचना के आधार पर 5 भेद हैं, जैसे संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। 5 भेद संरचना के और 3 भेद प्रयोग के, कुल 8 भेद हुए। इसलिए अगर पूछा जाए प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो 8 भेद हैं। पहला भेद है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, सीता खाना पकाती है। इसमें केवल एक ही कार्य हो रहा है, पढ़ना और पकाना, इसलिए यह सामान्य क्रिया है। दूसरा भेद है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली, अर्थात मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने में सहायक जो क्रिया होती है वो सहायक क्रिया होती है। साथियों, वाक्य के काल का परिचय देने वाली भी सहायक क्रिया ही होती है। जैसे कुछ वाक्य है, वह आता है, तुम गए थे, तुम सोए हुए थे, हम देख रहे थे। इन वाक्यों में आना, जाना, सोना व देखना मुख्य क्रिया है, क्योंकि इन वाक्यों में क्रियाओं के अर्थ प्रधान है, तथा शेष क्रियाएं जैसे है, थे, हुए थे, रहे थे, ये सब सहायक क्रियाएं हैं। ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट व पूरा कर रही है। तीसरा भेद है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया से आशय है समान जाति की क्रिया। साथियों, जो वाक्य में क्रिया व कर्म समान धातु से बने होते हैं तो उसे सजातीय क्रियाएं कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। इस वाक्य में क्रिया और कर्म दोनों में समान धातु का प्रयोग किया गया है, यानी क्रिया और कर्म समान धातु से बने हैं। यहाँ पर लड़ धातु में ई प्रत्यय का प्रयोग करके क्रिया बना दी गई है लड़ी, और आई प्रत्यय के योग से बन गई लड़ाई। दूसरा वाक्य है जैसे हमने चाल चली। यहाँ पर चाल कर्म और चली क्रिया दोनों ही समान धातु चल से बने हैं, इसलिए ये सजातीय क्रियाएं हैं। चौथा भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया से आशय जब 2 या 2 से अधिक क्रिया धातुओं के योग से क्रियापद बनता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में कई क्रियाओं के संयुक्त हो जाने में एक क्रिया का अर्थ निकलता है, अर्थात वे क्रियाएं जो कई क्रियापदों से मिलकर एक ही कार्य का बोध कराती है। जैसे मोहन खाना खा चुका होगा, पानी बरसने लगा है और अचानक वह रोने लगा। इन तीनों वाक्यों में पहला क्रियापद जैसे खा, बरसने, रोने, ये मुख्य क्रिया है तथा बाद के सभी क्रियापद सहायक क्रियाएं हैं, तथा मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रियाओं को मिलाकर बने क्रियापद संयुक्त क्रियाएं हैं। पांचवां भेद है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी पल दूसरा कार्य आरंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, अर्थात मुख्य क्रिया से ठीक पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगता है, जैसे सोकर, उठकर, जाकर, नहाकर। साथियों, पूर्वकालिक क्रिया दरअसल क्रिया न होकर क्रिया विशेषण का कार्य करती है, अर्थात पूर्वकालिक क्रिया शब्द में लिंग वचन आदि के कारण विकार नहीं आता। साथियों, यह शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए इसे क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब भी कह सकते हैं। जैसे मनोज दौड़कर थक गया, विजय बोलकर पढ़ता है।
इन वाक्यों में मुख्य क्रिया थकना और पढ़ना से पहले आने वाले जो शब्द हैं दौड़कर और बोलकर पूर्वकालिक क्रिया है। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर छठा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया जहां कर्ता खुद क्रिया न करके दूसरों को क्रिया करने की प्रेरणा देता है। साथियों, इसमें कर्ता क्रिया तो करता है लेकिन वह प्रेरणा देने की क्रिया करता है। वह मूल क्रिया को स्वयं नहीं करके किसी अन्य के द्वारा करवाता है। जैसे सलीम ने नाई से बाल कटवाए। यहां पर कर्ता सलीम खुद कार्य न करके अन्य के द्वारा उसे संपादित कर रहा है। दूसरा वाक्य है मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया। यहां पर मोहन पत्र खुद न लिखकर सोहन के द्वारा लिखवा रहा है। अगला उदाहरण देखिए, शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाता है। यहां पर शिक्षक क्रिया को खुद संपादित नहीं करके किसी अन्य के माध्यम से उस क्रिया को संपादित करवा रहा है, अर्थात क्रिया को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया है। साथियों, प्रेरणार्थक क्रियाओं के अंत में वा लगता है और सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सहकर्मक होती है, यानी उनमें कर्म उपस्थित होता है। साथियों, अकर्मक क्रियाओं में आ प्रत्यय लगाकर भी प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जा सकती है। जैसे जागना और दौड़ना दोनों अकर्मक क्रियाएं हैं, इनसे हम प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाते हैं। जैसे माँ बच्चे को नौकरानी से जगाती है। यहाँ पर जागना से बन गया जगाना, तो यानी जगाती है क्रिया हो गई है, तो यहाँ पर ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। दूसरा उदाहरण है मालिक नौकर से घोड़े को दौड़ाता है। दौड़ना जो अकर्मक क्रिया है और उसमें आ प्रत्यय लगाकर दौड़ाता बना दिया, यानी दौड़ से बन गई दौड़ा, तो फिर यह प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएगी। सातवां भेद है नाम धातु क्रिया। जब नाम पदों के अंत में नाम पद अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये नाम पद है, इनके अंत में जब प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उनसे जिस क्रिया का निर्माण होता है वह क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। अर्थात साथियों, नाम धातु क्रिया का निर्माण क्रिया के मूल रूप यानी धातु से न होकर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, जिन्हें नाम पद कहते हैं, उनके अंत में प्रत्यय जोड़ने से होता है। जैसे लड़की शर्माने लगी। यहाँ पर शर्माना जो क्रिया है वो शर्म संज्ञा शब्द से बना है। अर्थात साथियों, शर्माना किसी धातु से न बनके शर्म संज्ञा से बनने वाली क्रिया है, इसलिए इसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। दूसरा उदाहरण है सेठ ने मकान हथियाया। यहाँ पर हथियाया जो क्रिया है वो हाथ संज्ञा शब्द से बनी है। तीसरा उदाहरण है उसने मुझे सम्मान के साथ अपनाया। यहाँ जो अपनाया क्रिया है वो अपना सर्वनाम से बनी है, इसलिए साथियों वे क्रियाएं जो धातु से न बनके नाम पदों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती है, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बनती है, नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे झूठ से बन गया झुठलाना, लाज से बन गई लजाना, गर्म से बन गई क्रिया गरमाना, रंग से बन गई रंगाना और चमक से बन गई चमकाना। आठवां भेद है कृदंत क्रिया। क्रिया धातुओं से बनने वाली क्रिया। क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं तथा उन प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। साथियों, मूल धातु में नाम प्रत्यय लगने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे चल से चलना, पढ़ से पढ़ना, ये क्रिया के सामान्य रूप है। इसलिए साथियों, जब धातु में नाम प्रत्यय के अलावा अन्य कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनने वाला शब्द अगर क्रिया शब्द है तो ऐसी क्रियाएं कृदंत क्रिया कहलाती है। यानी जब क्रिया से प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है वे कृदंत क्रियाएं कहलाती है। जैसे चल धातु है, इसमें नाम प्रत्यय के योग से ये बना चलना, जो क्रिया का सामान्य रूप है, जिसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। इसके अलावा अन्य प्रत्यय लगाने पर, जैसे चल धातु में ता प्रत्यय लगाने से ये बना चलता,
जो कृदंत क्रिया है, चल में आ प्रत्यय लगाने से बना चला और एगा प्रत्यय लगाने से बना चलेगा। इसी प्रकार दौड़ मूल धातु में आ प्रत्यय लगाने पर क्रिया शब्द बना दौड़ा और एगा प्रत्यय लगाने से यह बनेगा दौड़ेगा। इस प्रकार ये सारे शब्द कृदंत क्रियाएं हैं। अब बात करते हैं काल के आधार पर क्रिया के भेदों की। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं: वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यत्कालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया यानी वह क्रिया जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य का होना पाया जाता है। भूतकालिक क्रिया, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में कार्य का संपन्न होना पाया जाता है। और भविष्यत्कालिक क्रिया, क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में कार्य का होना पाया जाता है, उसे भविष्यत्कालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम इन तीनों क्रियाओं के शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे वर्तमानकालिक क्रिया शब्दों के रूप हैं पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा होगा। अर्थात इन क्रिया शब्दों से पता चल रहा है कि कोई कार्य विशेष वर्तमान समय में हो रहा है। भूतकालिक क्रिया के क्रिया शब्दों को देखिए, जैसे पढ़ा, पढ़ी, पढ़ा है, पढ़ा था, पढ़ा होगा, यदि पढ़ता तो पढ़ रहा था। अर्थात इन क्रिया शब्दों से किसी कार्य विशेष का बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चलता है। भविष्यत्कालिक क्रिया शब्दों के रूप इस प्रकार होंगे: पढ़ेगा, पढ़ेगी, वह कल पढ़ रहा होगा, संभव है वह पढ़े। इस प्रकार इन क्रिया शब्दों से किसी कार्य विशेष का आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। साथियों, ये था विकारी शब्द क्रिया का विस्तृत विवेचन। अगले वीडियो में हम एक नए प्रकरण के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त रहमत अली खान को।